जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये सीखो, इसको मेरे को 6 महीने में मार्केट में बेचना है। इंसान जो 1% से भी कम था आज सब कुछ ले लिया है। अगर कोई गाय रखे और कोई फायदा नहीं है तो वेरी नाइस। आपण अंड खातो ते व्हेजिटेरियन आहे का नॉन व्हेजिटेरियन आहे? समजा त्यांना सोडलं तर ते ट्रॅफिकमुळे त्यांचा ऍक्सिडेंट वगैरे होऊ शकतो. कोई जानवर खाना ही नहीं तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। कोई चाय नहीं पिए तो थोड़ा सा मूड नहीं होता है। गोलियाँ बनती है, गोट के मिल्क से बनती है। चलो तर सॉरी आपण लेट झालाय. ते हिंदी मराठी चलेगा ना? मेरा मराठी कभी कभी कमाल रहता है. सो एक 2-2च मिनटं हां. तुम्ही कोण, कुठनं आलं, काय करतात और यहाँ पे क्यों आए? दर्शना ने फोर्स किया कि सर ने बोला जान है तो अटेंडेंस माइनस. जो सच है वो बोलो. हां बोलणार का? बोलो. माझं नाव काळी साक्षी संपत. माझं नाव गिरीश शारदा विजय. माझं नाव आसिफ सय्यद. मैसेज यश कोठारी. माझं नाव संकेत संजय. माझं नाव अनिल जगन्नाथ. मेरा नाम दिव्या राधिका आहे. मी प्राध्यापक करण दुले. ठीक है, चलो आपण पटकन आगे चलते हैं. लेट हो गया है. सो तुम्ही लोकांना काही विचारायचं असेल तर विचारायचं, थांबून विचारायचं. हां मैं जवाब दूं या नहीं वो मेरे पे, पर तुम लोग पूछो. सो वी आर अर्थलिंग म्हणजे काय? इंडियाच्या इंडियन्स, चायनाच्या चायनीज, अमेरिकाच्या अमेरिकन्स, अर्थलिंग्स यानी हर वो जीव जो अर्थ पे जीता है. वेलकम टू अ जर्नी ऑफ अवेयरनेस. वैल्यूज म्हणजे काय असतं? जो हमको अच्छा लगता है, जो सही है. बराबर. 2-3 मूल्य का नाम बोलो. जैसे टाइम पे आना, जो तुम लोग सब आए, कमिटमेंट, मग ओबीडियंट. गूगल डेफिनेशन सांगतो प्रिन्सिपल्स और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर. हा गूगल है. हाँ वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. आपके जिंदगी में जो महत्वपूर्ण है वो आपका मूल्य. अभी बिलीफ काय असतं? बिलीफ याने मान्यता. बराबर. बिलीफ म्हणजे काय? मराठीत काय बोलतात बिलीफला? विश्वास. काय आपला विश्वास. गूगल डेफिनेशन काय आहे विश्वास का, बिलीफ का? इंग्लिश सब जन पढ़ता है ना? कोई एक ऐसा बात, खासकर ऐसा जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई एक ऐसा एजम्पशन, एक ऐसा मान्यता जो शायद एक आदमी रखे या पूरा समूह रखे. सो विश्वास इज दिस डेफिनेशन. इसमें खास पॉइंट ये है, स्पेशली वन विदाउट प्रूफ. सो विश्वास ऐसा कुछ चीज जो हम करते हैं जिसका प्रूफ नहीं होता. मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वो गलत होता है, ये मैंने बोला नहीं. अगर आपके विश्वास से आपका और दूसरे का फायदा हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं. लेकिन अगर हो रहा है तो चेक करो. जैसे अगर मेरा विश्वास है रोज शाम को मैं एक आदमी का गला दबाऊंगा तो मेरे को अच्छा नींद आता है, मेरा विश्वास है. लेकिन ये गलत क्यों है? कि किसी और का नुकसान होता है. सो आपके विश्वास से अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, रखो आप अपना विश्वास. आज की दुनिया में बहुत सारा विश्वास डिसेप्टिव मार्केटिंग से आता है. डिसेप्टिव मार्केटिंग यानी ऐसा मार्केटिंग जो आपको पागल बना जाता है. जैसे वो सलमान खान का एक ऐड आता है थम्स अप पे,
कहां कहां से कूदता है, कुछ भी करता है, और एक थम्स अप, है ना? ऐसा कुछ है ना ऐड? अब वो थम्स अप तो मैं तो गिर जाएगा। सबसे बहुत सारा वैल्यूज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज पकड़े हैं समाज के लिए तो क्या होगा? एजुकेशन। एजुकेशन म्हणजे ज्ञान, ज्ञान, ह्युमॅनिटी, युनिटी, एकता, एथिक्स। एथिक्स म्हणजे काय असतं? एथिक्स बहुत भारी वर्ड है। नैतिकता, जो सही है वो। प्यार, इतना सारा बॉलीवुड में फिल्म प्यार पे, कोई प्यार नहीं बोल रहा है। प्यार है कि नहीं? सहानुभूति एक दूसरे के साथ। तो रिसर्च बताता है कि सारा वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये सब मैं नहीं, हाँ, ये सब रिसर्च बताता है। परिवार, ज्ञान, लर्निंग, जस्टिस, इक्वालिटी। आप लोग अच्छा लगेगा अगर मैं किसी को बोलूं बाहर बैठ तू, किसी को बोलूं नीचे बैठ, अच्छा लगेगा? इक्वालिटी, सब एक साथ। फ्रीडम, आना जाना तुम्हारे हाथ में, बराबर। लव, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट, इज्जत मिलना मांगता है। सो ये टॉप वैल्यूज है। ओके, जरा क्विकली बिहेवियर के ऊपर। तुम लोग जितना जन बिहेव कर रहे हैं यहां पे, एकदम ऐसा शांत, दब्बू, आवाज ही नहीं निकल रहा है, तुम लोग सब ऐसा है क्या? नहीं। तो साइकोलॉजिस्ट लोग होशियार लोग हैं, वो लोग बोलते हैं ये सब दिखावा, सिर्फ इतना, असली में बहुत है। सो ऐसे ही इंसान जो भी बर्ताव करता है ना, जो दिखता है, वो जनरली इतना ही होता है। उसके नीचे उसका सबकॉन्शियस होता है। जैसे बचपन में बहुत मार मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत तकलीफ हुआ, अत्याचार हुआ, जो भी हुआ, ये सब की वजह से ये फॉर्म होता है और ये दिखता है। तो वो बोलते हैं ना, जैसा दिसतं तसं नसतं। तो ये दिखता है, लेकिन होता कुछ और हो सकता है। तो आदमी जो भी व्यवहार करता है, आप लोग जो भी व्यवहार करोगे, उसके नीचे बहुत कुछ होता है। सोच, मान्यता, मूल्य। ओके? ये जो सारे बिलीफ्स अपने आप के बारे में, ये अपन कब पिकअप करता है? कहां करते हैं? ऑल ओवर सोसाइटी। कब करते हैं? लेकिन बचपन में। सो वो टाइम पे जो हुआ वो फॉर्मेटिव है एकदम। सो वी पिक अप ऑल आवर बिलीव्स व्हेन वी वर 4 and 9। बेसिक, जैसे वो कांच टूटा तो बैड लक, कुछ भी, बिल्ली ने रास्ता काटा, 3, वो भी सब बचपन में, लेकिन अभी भी फॉलो करता है। तो वही हो जाता है। हम सब लोग जो है ना, ये भूल जाते हैं कि हम समय के साथ होशियार हुए हैं, ज्यादा चीज देखा है। पहले सिर्फ माँ बाप और वही 4 गली के दोस्त थे, अभी अपना दुनिया बड़ा हुआ है। अपन कितना सब चीज देखता है, इंटरनेट देखता है, इंटरनेशनल फिल्म्स देखता है, अलग अलग चीज देखता है ना? कहीं कहीं पे ऐसा कांच टूटा तो बैड लक, कोई कल्चर में कांच टूटा तो गुड लक, कोई कल्चर में काला बिल्ली ने पनवती, कोई कल्चर में काला बिल्ली ने पूजा करो, इजिप्शियंस में। तो ये अलग अलग मान्यता अलग अलग लोगों का। हाँ, अपन ऐसा बोल सकते हैं, नहीं नहीं वो लोग पागल, अपने को ही मालूम था, ऐसा बोल सकता है और आंख बंद। लेकिन जब आपका दुनिया बड़ा होता है तो आपका फर्ज है कि आप सोचो कि भाई मेरी उम्र, मेरे एजुकेशन, मेरे एक्सपोजर के साथ वो बात सही है क्या? तुमको मालूम है इंसान बंदर है टोटल। अभी तुम लोग सब आके इधर सामने मुंह करके क्यों बैठा? क्यों बैठा? किसने बोला? किसने बोला? मैंने बोर्ड पीछे लगवाया, मैं इधर उधर घूम रहा था, पर सब इधर क्यों मुंह करके बैठे? क्योंकि इंसान बंदर है। हमने देखा है कि जब भी कहीं बोर्ड लगाओ तो उस तरफ मुंह करके बैठने का, और अपन बैठ गए। लिफ्ट में एंटर करते हो, कैसे खड़ा रहते हो लिफ्ट में? सब ऐसा अंदर गया,
टर्न मारा, दरवाजे की ओर फेस करके खड़ा, कहा बाबा एक ट्रेंड जैसा है, आंख बंद करके सब करता है, अपन भी करो। खड़े रहो, बाजू में जो खड़े से बात कर, किधर रहती है तू, किधर से आ रही है, करो, कौन क्या बोलेगा, और बोलेगा तो बोलेगा, बात नहीं करना, ओके। लेकिन ये कहां से तय होता है कि ऐसे ही हो? तो ये सब ट्रेंड्स है। वो इसलिए है ना क्योंकि हम ऐसे लिफ्ट में जाते हैं, बोलते हैं इन सब के मुंह कौन लगेगा यार, छोड़। तो कम से कम वो अगर पता हो और इसलिए आप कर रहे हो तो वेरी गुड, अपन अवेयर है, जागरूक है। लेकिन क्यों किया पूछने पे पता ही नहीं तो यार, फिर तो मंकी मिररिंग हो रहा है, बराबर। सो होशियार आदमी वो जो मान्यताओं को क्वेश्चन करता, चेक करता, सही है तो रखो, पर अगर उसमें कुछ फ्लॉ है तो बदलो। वो होशियार आदमी का निशानी। वरना बंदर, बंदर कुछ बदली करता है क्या? उसको अक्ल नहीं है, वो बेचारा छोटा विवेक है। ओके। और अगर होशियार आदमी बनना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो ये सीखो, जितना स्टार्टअप्स है, जितना बड़ा बड़ा पैसा बना है, वो लोग ने मंकिंग किया इसलिए नहीं हुआ, वो लोग ने नया कुछ सोचा। जितना भी दुनिया में रेवोल्यूशन आया, क्योंकि वो आदमी ने नया सोचा, नया रिस्क लिया, सबसे अलग खड़ा रहा, बरोबर। वरना अभी भी अपन वो पुराना मोबाइल पे अटके रहते हैं, डाउनलोड हो रहा है भाई, 1 मिनट। ओके, व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस? अच्छा, ये लास्ट मार्क पर आता, ज्यादा लेक्चर नहीं। जब आपका सोच, आपका व्यवहार दोनों मेल नहीं खाता है, तो वहां पे थोड़ा सा अनबन है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव इन्हें सोच, डिसोनेंस इन्हें मेल नहीं खा रहा। इंग्लिश वर्ड है तो उसको मैं क्या करूं, ऐसे ही है वो, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जैसे ये आदमी को पता है कि स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर, ज्ञान है, लेकिन स्मोक करते रहता है। तो क्या हुआ, उसका दिमाग में उसने ये वाला हिस्सा बंद ही कर दिया, दोनों को ऐसा लाइन कनेक्ट होने देता ही नहीं है। कनेक्ट होने देगा तो जब भी सिगरेट उठाएगा वो बोलेगा कैंसर कैंसर कैंसर, नहीं पी पाएगा। त्याला सांगतात डिसोनेंस, अलग ही कर दिया, वो अलग, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जो मेरा सोच है, जो मेरा विश्वास है और मेरा जो काम है, वो मैच नहीं खाता। जैसे मैं बोलूं, अरे मुझे बच्चे लोग बहुत पसंद है, और 1 घंटे से मैं सबको गाली दे रहे हैं यहां पर, और उसको जस्टिफाई करता, अरे नहीं नहीं मैं बच्चे लोग का भलाई के लिए कर रहा है, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस। और ऐसा कॉग्निटिव डिसोनेंस हम सब में है, सब में पता करता है। सबसे बड़ा मूल्य ये, हाँ या ना? ऐसा कोई है जो इन मूल्यों के बिना जीने को तैयार है? जैसे प्राप्ति को उठा के मैं बाथरूम में बंद कर दूं, उसका फ्रीडम ले लूं, चलेगा? तो वो नहीं चलेगा। जस्टिस, इक्वालिटी, किसी को ऊपर नीचे, किसी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट, किसी को गाली दूं, चलेगा? तुम बोलोगे इक्वल मांगता है, फ्रीडम मांगता है, लर्निंग, नया ज्ञान होते रहना मांगता है। फैमिली इंपॉर्टेंट है सबके लिए। रिस्पेक्ट, इज्जत करो एक दूसरे की, जरूरी है। मैं किसी से ऐसा गंदा बात करूं, चलेगा? नहीं ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट है, प्यार, कंपैशन, तो ये हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अपना मान्यता है, अपना सोच है, लेकिन अपने कार्य में आता है क्या? ये आता है? नहीं आता है?
ये पहले से तैयार है। तो ये एक क्विक एग्जांपल समझाने के लिए, आपका एक्शन और बिलीफ जब मैच नहीं खाता है तो देयर इज डिसोनेंस, दिमाग में हलचल होता है, अरे यार हलचल होता है। उसको सॉर्ट करने का क्या तरीका, या तो मैं अपना बिलीफ बदलूं कि बच्चे अच्छे हैं, या मैं अपना एक्शन बदली करूं, बच्चे लोग के साथ अच्छा ट्रीट करूं, या मैं पूरा परसेप्शन ही बदल दूं एक्शन का कि अरे मैं उनको मारता हूं उनकी भलाई के लिए, तो मन जान दुआ। ये सबसे बड़ा झूठ अपन करता है, क्योंकि ये बदलना मुश्किल है। ये लाइन में जब बोलता है बच्चे बहुत अच्छे, तो दुनिया मेरे को बोलता वाह वाह, तो ये अपन सब रखता है। एक्शन बदली करना मुश्किल है, बड़ा सरदर्द लोग हैं ये लोग। तो ये जब अपन करते हैं, वी कम टू सम सॉर्ट ऑफ अ डिसोनेंस, यानी शांति आता है। क्लियर? सो मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि ट्रेडिशन हो, कल्चर हो, वैल्यूज हो, बिलीव्स हो, डबल चेक करो, डबल चेक करो, है ना? क्योंकि कोई भी एक स्टेटमेंट, जैसे मैंने बार बार बोला, एक स्टेटमेंट बहुत बार बोलो तो आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट करता है, और वो डाउट आपको फिर सच जैसे दिखने लग जाता है। ऐसे लगता है कि नहीं, सच हो सकता है यार, हो सकता है सच, ब्राउन बड़ा, ब्लू बड़ा, सच लगने लगता है। वही बात, वही बात अगर हर कोई बोलने लगे तो वो क्या बन जाता है? कल्चर। आमजाद कल्चर है राइट हैंड से ही देने का। और वही बात अगले जनरेशन में पास हो गया तो अपना ट्रेडिशन बन जाता है। हाँ, अपना ट्रेडिशन है। सो अब जब मैं अंतराज को कुछ बोलता हूं, अंतराज ना, अथर्व, सॉरी, अथर्व को जब मैं कुछ बोलता हूं, बोलता नहीं सर ये तो हमारा ट्रेडिशन है, तो मैं क्या करता हूं? चुप हो जाता हूं। बोलता अरे बाप रे, अभी पूरा जनरेशन से कौन लड़ेगा, म्हणजे वो ही नहीं, उसका पूरा लोग ही नहीं, उसका ऊपर से नीचे तक आ गया। तो ट्रेडिशन बोलते अपन रुक जाते, बोलता अच्छा बाबा। पर नुकसान किसका हो जाता है? अथर्व का, क्योंकि अथर्व वो ट्रेडिशन के पीछे छुप के जो सच है वो देख नहीं पाया, या कल्चर के पीछे छुप के जो सच है वो देख नहीं पाया। होशियार आदमी देखता है, समझता है और फिर चुनता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन पूरा समझो। ओके, डबल चेक करो, सही है तो रखो। मैं बोल रहा हूं सब उड़ा दो, मैं ऐसा बोल रहा हूं सब उड़ाओ। मैं बोल रहा हूं मेरे बाप, अपनी एजुकेशन, अपने अक्कल के साथ जो आज है तेरे को चेक कर, सही है तो रख, लेकिन चेक तो कर। डन डन। एक वीडियो मला काही प्रश्न आहे. प्रश्न नाही, कसं वाटलं? कसं वाटलं म्हणजे बघून? हा बघून आता जो व्हिडिओ पाहिला आपण, खरंच तशी परिस्थिती आहे सध्या, आणि ती जो एंड झाला ती म्हणजे लवकरच दिसतीये ती परिस्थिती आपल्यावरती येणारच आहे. तर आपण ह्याची जास्तीत जास्त काळजी घेतली पाहिजे. मी पण एक नॉन व्हेजिटेरियन आहे, मी खातो सगळं, पण कधी कधी वाटतं असं मनापासून की नाही खायला पाहिजे आपण. खूप जास्त वाढलंय आता त्याचं परिणाम पण आपल्याला दिसू राहिलेत की जे आपले ॲनिमल्स आहेत ते कमी कमी होऊ राहिले. सो हमें क्या क्या चाहिए था?
हमें चाहिए था कि हम किसी को नुकसान ना करें, दुनिया से कनेक्ट करें, कंपैशन रखें। ये हमने ये सब किया, लेकिन चाहिए क्या था? जो मूल्य अपन ने लिखा था। लेकिन अपन कर क्या रहे हैं? ये सब अपन किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? ना प्रकृति को, ना दूसरे जानवर को। कुछ अपन सीख रहे हैं क्या? कुछ नहीं सीख रहे हैं। शेयरिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं, कि अपने को जो चाहिए अपन बस ले लेते हैं। जंगल ले लो तो जितने जानवर है सबको मार के निकालो, नो शेयरिंग। तो अपन ये सब करते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रॉय। लेकिन अपन बोलते हैं कि अपने को क्या चाहिए? ज्ञान, प्यार, इज्जत, फ्रीडम। तो बोलने के लिए अपन मस्त बोलता है, नैतिकता, लेकिन वो अपन जीते नहीं है। इंसान का आबादी 100 साल में 1.5 बिलियन था। 100 साल पहले 1.5 बिलियन। 100 साल में 8 बिलियन के आसपास आ गया है। 100 साल में पूरा एवोल्यूशन, हजारों, 10,000, 50,000 साल का एवोल्यूशन इंसान का 1.5 बिलियन पे आया। 100 साल में इतना, तो उतना अपना खाना पीना, कंजम्पशन सब बढ़ गया। 8 बिलियन इंसान हर साल का, उसका 10 गुना ज्यादा 80 बिलियन जमीनी जानवर। जमीनी जानवर इन्हें जो जमीन पे जीता है। और अगर समुद्र का बात करें तो उससे 30 गुना ज्यादा, 300 गुना ज्यादा उतना मच्छी मार के खाता है। अगर आप साल का 2.7 ट्रिलियन विच मीन्स 2700 बिलियन जानवर हर साल का मारोगे, समुद्र खाली होगा ही ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। लेकिन अपन सब क्या बोलते हैं? अरे ठीक है यार, कोई और देखेगा, मेरा मच्छी ला दूं। मेरे अकेले के खाने से फर्क पड़ता है क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? और तुम लोग से भी यहाँ पे फार्मर लोग, तुम लोग को पता है ना, वो ग्रेजिंग हो जाता है तो जमीन बंजर हो जाता है ना। तो ये सब उधर जब खाना खिलाता है वो जमीन बेकार, फिर और जंगल काटो। और उनके लिए क्या खाना उगाता है? सादा घास फूस। अरे घास फूस खिलाएगा तो वो बकरी को बढ़ाने को 3 साल लगेगा। 3 साल का धंधा करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। 6 महीने में बकरी इतना बड़ा मांगता है, मैक्सिमम वेट पे बिके तो उसको अच्छा खासा सोया उगा के खिलाता है, अच्छा अच्छा दाना, अच्छा अच्छा ग्रेन्स, बढ़िया खाना खिलाता है। धंधा है ना। आज इधर चल चल, स्टाइल मार के चश्मे पकड़े बैठा है। क्या वजन है? 62। इसको मेरे को 6 महीने में मार्केट में बेचना है। वजन के हिसाब से जाएगा। क्या खाना खिलाऊं इसको मैं? 6 महीने में वजन बढ़े। सादा बाजरे का रोटी खिलाऊं? अच्छा से अच्छा खाना, एकदम न्यूट्रिशियस खाना, ढूंढ ढूंढ के। सोया में दुनिया भर का प्रोटीन है, सोया खिलाओ। अलग अलग अनाज खिलाओ, खरीद खरीद के अच्छा बढ़िया खाना खिलाओ। खाली घास उसको ऐसे में भेजेगा, जहाँ घास खा गया तो 6 महीने में इसका वजन शायद 10 किलो कम हो जाए। प्लास्टिक भी खा के आ गया। धंधा है, 60 का 100 किलो करना है, तब जाके पैसा मिलेगा। तो अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं और उसमें जंगल साफ हुआ। फिर दूसरा में पैदा करते जबरदस्ती पैदा करता है। मैं ये अपने आप से नेचुरली थोड़ी है, जबरदस्ती पकड़ो पकड़ो, प्रेग्नेंट करो, बच्चा निकालो हर साल। सो 80% रेन फॉरेस्ट जानवरों को खिलाने के लिए जो हम खाते हैं। चलो 10 वॉलंटियर, चलो चलो कोई भी या 10 वॉलंटियर लाइन में, ऐसे के लाइन में। अच्छा तू बैठा ही है, खड़ा हो जा। हाँ 10। सो 10,000 साल पहले जो दुनिया था उसमें
वर्टिब्रेट यानी जिनका रीढ़ का हड्डी होता है, ये सारे रीढ़ की हड्डी के जानवर। इंसान कितना था? जल्दी बोलो। एक क्या? ये इसमें से एक इंसान था, यानी 10%। तो 10,000 साल पहले ये वर्टिब्रेट बायोमास यानी इन सब का बायोलॉजिकल मास, सब हड्डी चमड़ा सब बाल वाल बायोमास, ये तुम लोग बोलते हैं इंसान है। इंसान इतना नहीं था। बैठ जा। और घुस 1% भी नहीं था। ये अभी भी 3 या 4% है। 1% भी नहीं था। और आज कितना है? उल्टा कर दो यानी अभी ये पूरा इंसान और ये बाकी के सब रह गए। तू नीचे ही रे बाबा। ये उल्टा हो गया। ये इंसान और इंसान के पाले हुए जानवर, 10,000 साल में ये रेशियो चेंज हुआ है। इंसान जो 1% से भी कम था, आज सब कुछ ले लिया है। दूसरे जितने थे सब 1% से भी कम रह गए। और ये पूरा इंसान नहीं है। ये कौन है? इंसान और इंसान के पाले हुए जानवर, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, जिसका वो दुरुपयोग करता है, जिससे वो लेता है, जिससे उसका स्वार्थ है। सो ये इंसान ने किया है ऑलरेडी, ये हो चुका है। सो निसर्ग का उसने काया पलट तो कर ही दिया है। अब ये देखना है कि और आगे जाके बर्बाद होता है कि कुछ करेक्शन अपन कर पाते हैं। ये इधर ही बैठा था वैसे भी। तो ये हो गया है। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा परफॉर्मेंस शिवर का। चलो गाय का बात करते हैं। करें गाय का बात। गाय कितनों को प्यारा है? मेरे को प्यारा है कि नहीं? आया ना। मैं वीगन है तो मेरे को गाय प्यारा है। मेरे को शायद ज्यादा प्यारा है, क्योंकि मेरे को उससे ऐसा प्यार है कि मेरे को उससे सिर्फ प्यार है, स्वार्थ नहीं है। गाय मेरे को कुछ भी नहीं देगी तो भी मेरे को प्यार है। तो मेरा वो निस्वार्थ प्यार है। गाय को घर पे लेके जाऊंगा क्या? मुश्किल है, घर पे जगह नहीं है। तो वो फैक्ट है। गाय को पालना आसान है? बहुत मुश्किल है ना। गाय खाती है, कितना जरूरत है। लेकिन इंसान वो क्यों करता है? क्योंकि उसको उससे फायदा होता है। अगर इंसान को बोलें, अब तुम लोग में से बहुतों के पास गाय है, सबके पास है। देखो, नो जजमेंट्स हाँ गाइस। हाँ, लेकिन अगर ये गाय से फायदा न हो तो रखेंगे अपन? रखेंगे? अगर कोई गाय रखे और कोई फायदा नहीं है तो वेरी नाइस। जैसे कुत्ता रखता है कुछ लोग, बिल्ली रखता है, उनको प्यार है उससे कि बिल्ली का कुछ जो लोग निकाल के बेचते हैं, व्यापार करते हैं, तो प्यार है, बहुत बढ़िया। ऐसा गाय रखते हो बिना फायदे का, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये इतना बड़ा जानवर से फायदा न हो तो लोग रखेंगे क्या? रखेंगे तो कमाल, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं रखते हैं। रखते हैं इसलिए क्योंकि इससे एक आमदनी निकल आता है, घर चल जाता है, मदद हो जाता है, बराबर ना। लेकिन वो प्रोसेस में गाय का क्या होता है वो पता करता है। ओके, सो मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूं एनिमल साइड पे। सो इंडिया जो है दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। पता है ये बात? पता है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। बीफ यानी क्या होता है? बीफ म्हणजे काय? गोमांस। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। दूसरा कौन सा देश है?
ब्राजील। कौन बोला? पीछे से नहीं, आगे से मांगते मेरे को आवाज। दूसरा कौन सा देश है? ब्राजील। और फिर यूएसए, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये सबके साथ इंडिया का टक्कर गो मांस का एक्सपोर्ट में, प्रोडक्शन में। ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, यूएसए में गाय भैंस को बड़ा करते हैं, सांड को बड़ा करते हैं, खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, खाना देते हैं, मांस देते हैं, बड़ा करते हैं। जैसे यहाँ पे बकरी को कैसे करते हैं, वैसे बकरी को खिला के बड़ा करते हैं और फिर उसका मांस बेचते हैं। ऐसा बीफ फार्म है, याला काय म्हणतात? बीफ फार्म। इंडिया में एक भी बीफ फार्म नहीं है, एक भी। इंडिया में बीफ कोई नहीं उगाता। फिर इंडिया बीफ का इतना बड़ा निर्यातक कैसा है? कहां से आता है बीफ? रॉ मटेरियल कहां से आता है कटने के लिए? फ्रॉम द डेयरी इंडस्ट्री। आप लोग रिसर्च करना, अभी के अभी गूगल सर्च करना। इंडिया में बीफ फार्म एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना डेयरी का इंडस्ट्री है, यहां से ज्यादातर सारा का सारा मवेशी बीफ में कन्वर्ट होता है। अपना बीफ इंडस्ट्री बोलता है, अरे बीफ उगाने के पीछे 2-3 साल कौन लगाएगा, इतना कौन खिलाएगा बिलाएगा। अपने को सस्ते में 5,000 में 10,000 में गाय मिल जाता है, सस्ते में, वो भी दरवाजे पे लाके छोड़ता है। तो जब मेरे को 10,000 में आ रहा है तो मैं इसको खिला बिला के 2 लाख खर्चा करेगा इसके पीछे? ये बड़ा सांड बनेगा। शिवर तो मजबूत है रे। 2 लाख मिलेगा, 2.5 लाख में बेचेगा मैं मांस, लेकिन यहां 10,000 में मिल जाता है, 50,000 में बेचेगा, ज्यादा फायदा। इंडिया में जितना भी भैंस है सब कटता है। इंडिया में 50% दूध भैंस से। गाय भैंस में दर्द कम होता है, जान कम है, दोनों को भावना कम है, बच्चा मां से प्यार कम करता है, भैंस का बच्चा। और तुम लोग जितना दूध पी के आयल है, 50% लोग भैंस का ही पी के आयल है। दुनिया में 20%, दुनिया का 20 से 25% मवेशी इंडिया में है, दुनिया का। और वो सब एक समय के बाद कटता है। गाय कितना साल जीती है? 15 साल। गाय अगर स्वस्थ रहेगी, जंगल में घूमेगी, अपना मस्त रहेगी, तो 20 से 22 साल आराम से। ये धंधे में गाय कितने साल जीती है? 8-10 साल भी बहुत बढ़िया है, शायद गांव में इसलिए बढ़िया। शहर में 5-6 साल में बदली। भैंस तो उससे भी कम, 4 साल मैक्सिमम चाहिए। दिन का 80 लीटर दे रही, बढ़िया। तो हटा, हा व्यापार आहे। आणि का चालतं? कारण आपल्याला आईस्क्रीम पाहिजे, पनीर पाहिजे, दूध पाहिजे, घी पाहिजे, पिज्जा पाहिजे, चीज पाहिजे। तो वो लोग वो कर रहा है जो तुम लोग मांग रहा है। जो डिमांड है वो चलता है। अतः कोई कोई को लगता है गौशाला, गौशाला है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो बोला क्यों नहीं? गौशाला कितना इंडिया में? 16,000 आहे का डेटा तुझ्याकडे? माझ्याकडे नाही ते। चलो नो डिस्प्यूट। 16,000, 20,000 डाउट नहीं लेना मांगता। 20,000 गौशाला। एक गौशाला में कितना? अरे 100। कोई कोई 20 का होता है, कोई कोई 15 का होता है ना? कोई कोई 1000 का भी होता है। तो एवरेज पकड़े 100 चलेगा, तो बुरा नहीं मानेगा। 20,000 का 100 कितना हुआ? 20 लाख।
20 लाख मवेशी, कितना साल जिएगा गौशाला में? कि वो एक साल रह के जाने वाला है? कितना साल? 20 साल से छोड़ काउंट 10 साल। यार तुम लोग फिर बोलेगा मैंने बड़ा बड़ा फिगर दिया। 10 साल, 20,000 गाय गौशाला में, नहीं 2 लाख ना, 20 लाख, सॉरी 20 लाख 10 साल। 10 साल में मवेशी कितना घटा? दिन का 6 या 7 साल का 6 या 7 करोड़, 10 साल में कितने? 70 करोड़। 20 लाख गाय को बचाया, कितना कमाल। 70 करोड़ कटा, किती परसेंटेज झालाय ते? म्हणजे हा दिखावा है, शो है, ड्रामा है। और खिलाएगा कौन? अपने खाने के वांदे। यहां पे लोग लड़ रहे मेरा टैक्स काट दिया। तो ये इम्पॉसिबल बिजनेस है, ना होणार। सरकार में भी दम नहीं है, सरकार खाली हो जाएगा खाली गाय को खिलाते हुए। अगले साल हार जाएगा इलेक्शन, बोलेगा सड़क वड़क तो बना नहीं, गौशाला खड़ा है। दूसरा, कभी गौशाला में जाना और देखना, वहां पे भी वो लोग सेग्रीगेट करता है। ये 5 को अलग रखा है, ये दूध देने वाले लोग हैं, इनको अच्छा खिलाते हैं, इनका ध्यान रखता है। ये दूध नहीं देते, इनको छोड़ देता है, हटा, पूछता ही नहीं उनको बीमारी हो तो भी नहीं पूछता है। यहाँ से कमाई आ रहा है थोड़ा सा, उनका जेब में आ जाता है, थोड़ा चल जाता है। गौशाला में भी दूध निकाल के यही धंधा कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना, इट इज नॉट अ फंक्शनल प्रोसेस। ये बस खाली अपने आप को खुश करने के लिए अपन बोलते हैं नहीं गौशाला बना लेते हैं। अरे कितना बनाएगा? और ये धंधा चलते रहने वाला है। बछड़ा मर गया, मां से बच्चा अलग कर दिया, मां का दूध निकालते रहते हैं, ऑक्सीटोसिन, दुनिया भर का इंजेक्शन, कुछ ही साल में बैठ जाती है कसाई खाने। और इसको कसाई खाने कैसे बेचते हैं? आराम से जाती है लग्जरी बस में बैठ के। कैसे जाती है? एक टेम्पो में 50-50 ठूसा, हिलनी नहीं मांगती इसके लिए, बेचारी को ऊपर नाक से बांधते हैं। तुम लोग सब आराम से बैठे हो, तुम लोग ऐसे में सब लटका दूं ना एक हाथ या नाक ऊपर और बोलूं खड़ा रहो आधा घंटा। वो बेचारे लोग आधा 2 दिन 4 दिन का सफर करते हैं, मारते रहते हैं। वो बेचारी थक के बैठ गई तो उठाएगा कौन? 400 किलो की तो गाय है, तो आंख में मिर्ची घुसाड़ते हैं ताकि चलती रहे, सेफ्टी उठा के पीछे मिर्ची घुसाड़ते हैं, कुछ भी करते रहते हैं ताकि चलती रहे। बैठ गई तो गई। कैसा भी करके वो मांस का लोथड़ा को कसाई खाने भेजना, और वो भेजेंगे केरला, बंगाल, जहां पे अलाउड है इलीगली। भैंस को तो यहां वहां सब जगह काट रहा है, उसका तो चिंता ही नहीं अपने को। और ये सिर्फ किस लिए? ये पूरा प्रोसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना एक विश्वास है कि दूध के बिना नहीं चलेगा। दूध एकदम मेन, कुदरत ने ऐसे नहीं बनाया। अगर कुदरत के हिसाब से जरूरी होता तुम सबको दूध पीना, तो मां को अभी भी दूध आते रहता। जरूरत ही नहीं है। दांत आते ही जितना भी स्तनधारी जानवर है वो बाहर का खाना खाता है, लेकिन एक इंसान ही है जिसको दूध मांगता ही है। म्हणजे आपल्याला एक चव लागलाय, एक मजा। लंच 15
यहाँ पे एक मुर्गी लेके आओ, मुर्गी का जान लेने के बाद ही हम खा सकते हैं ना। आप जान ले सकते हो क्या? नहीं। आपने काटा है क्या विशाल? नहीं। आप जान ले सकते हैं? नहीं ना। तो देखिए, आप इतने अच्छे हो, ये जो है ना कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात हुई थी पहले, ये उसी की बात है। या सोशल कंडीशनिंग, मतलब सोसाइटी जो हमको सिखाता है वही इसी की बात है। क्योंकि हम दिल के अच्छे हैं, हम दिल के अलग है, लेकिन करते और ही। हम तो सुपारी दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं और बोल रहे हैं तुम काट लो, हम बाद में खाएंगे, है ना। हम खुद नहीं कर पाते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? टेस्ट के वजह से, प्रोटीन के वजह से, किस किस कारण से कर रहे हैं हम? हाँ, एक तो बोलेंगे हम ट्रेडिशन खाते आते हैं ना, तो हम भी खाते हैं, हम तो उसी सिस्टम में पैदा हुए हैं। लेकिन सच ये बात है कि ये हिंसा जो है, ये अत्याचार जो है, दुनिया भर में एक्सेप्टेड है, ये नॉर्मल किया गया है, ये दुनिया भर में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं, और उसी वजह से हम कर रहे हैं। तो ये है सोशल कंडीशनिंग, और ये सिस्टम बनाया गया है जिसको पैसा बनाना है। पहला शायद पैसे के लिए नहीं किया होगा, लेकिन अब तो उसको पैसे के लिए ही बना है। तो क्या हम इस सिस्टम से अलग हो सकते हैं? क्या हम अपने दिल की बात सुन सकते हैं? जैसे कि विघ्नेश ने बताया कि हमको ये चेक करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना। हमारा बिलीफ एक है, प्यार और जस्टिस, और हम कर रहे हैं उल्टा ही, उसका जान ले रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं। तो ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो हमारे बिलीफ और हमारे जो बिहेवियर में, और ये अनकंफर्टेबल फील होता है ना। हम जब किसी को बोलते हैं मार के दे दो, हम खुशी से, अच्छा मैं तो चिकन जब खरीदती थी ना, बोलती थी काट के रखो, मेरे सामने मत काटो, मैं लेके जाऊँगी। वो सामने हमको दिखाई भी नहीं होता है, देखने को भी नहीं होता है। ये है बात। तो क्या आप उस कॉग्निटिव डिसोनेंस को समझ के, और ये समझ के कि ये समाज क्या कर रहा है और हमसे क्या करवा रहा है। एक भी किसान, मुझे पता है, खुद गाय और भैंस को नहीं काटेगा। एक भी किसान है, एक भी, मुझे अब तक नहीं मिला है जो खुद काटेगा उसको। लेकिन हम उसको, और चिकन काटने वाले को और बकरी काटने वाले को क्या बोल रहे हैं कि आप दिल को बंद करो, अपने मन को बंद करो, हमारे जैसे मत रहो। हम तो दिल के नाजुक हैं, हम अपने कॉन्शियंस को सीधा रखना चाहिए, हम नहीं करेंगे, लेकिन आप बंद करो और ये काम करो। हम किसान का राक्षस बना रहे हैं, हम वो कसाई का राक्षस बना रहे हैं। 5-5 का ग्रुप, 1 2 3 4 5। अच्छा, दोस्त नहीं मांगते मेरे को, दूर दूर का, जो दूर दूर का है वो 5 से 6 का ग्रुप बनाओ ग्रुप, और दूर दूर बैठो। चलो उठा, 5-5 का ग्रुप बनाओ, एक वहां, एक यहाँ, एक यहाँ। चलो, आपण अंड खातो ते व्हेजिटेरियन आहे का नॉन व्हेजिटेरियन आहे हे कन्फर्म करायचं होत नाही का? कन्फर्म करायचं होतं की तुला माहिती आहे? नाही, माहित नाही। तो ये बात सही है कि जो अंडा बाजार से खरीदते हो उसमें से चूजा नहीं निकलता, बराबर। तो वो बात गलत नहीं है कि जो अंडा बाजार से खरीदते हो कमर्शियल, उसमें से चूजा नहीं निकलता। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वेजिटेरियन है, इसके लिए उसको खा लो, कोई बात नहीं। और बहुत सारे गुजराती शुरू कर गए, जैन लोग भी शुरू कर गए कि चलो अंडा खाते हैं, इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। और होशियार आदमी कौन होता है? जो पूरा देखता है कि ये कैसे आया और इसमें से, अंडे में से निकल क्यों नहीं रहा। कुदरत ने ऐसे बनाया है कि अंडे में से चूजा ना निकले? कुदरत ने ऐसा बनवला होता का? फिर ऐसे कैसे हो गया? वो सवाल कौन पूछेगा? सो निसर्ग में ऐसा है कि मुर्गी जो होती है
वो साल का 12 से 15 अंडे देती है। तुम लोग ने फिल्म में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, मुर्गी अपना 6-7 बच्चे लोगों को लेके घूमती है, यहाँ से वहाँ घुमाती है, दुनिया दिखाती है, फिर बड़े होते हैं तो छोड़ देती है। फिर दूसरा 5-6 अंडे पे बैठती है। कितने अंडे पे बैठती है? 50 पे बैठ सकती है क्या? 10 पकड़ लो, उससे ज्यादा वो बेचारी का साइज नहीं ना, कैसे बैठेगी? तो 10 अंडे पे बैठती है। ऐसे साल का वो 2 बार या 3 बार अंडे देती है, मैक्सिमम 15 से 20 अंडा। ये है मुर्गी का जिंदगी। अब वो माँ है, उसको कुदरत ने बोला है तेरा कॉलिंग है कि तू एक बच्चा दे, अंडा दे, उस पे बैठ, बच्चा निकला, तेरा जिंदगी सार्थक। इंसान ने इसका फायदा उठाया। इंसान ने देखा मुर्गी जो है बेचारी गरीब है, पागल है, उसको क्या करता है, वो दुनिया भर का खाना खिलाता है, दुनिया भर का, ताकि शरीर मजबूत रहे। और जैसे ही वो अंडा देती है, अंडा चुरा लेता है। मां पगला जाती है, मेरा अंडा नहीं है, अंडा किधर है, एक और अंडा देती हूं, कोशिश करके एक और देती है, वो भी चुरा लेता है, फिर एक और देती है, वो भी चुरा लिया। ऐसे इंसान उसको फोर्स करते रहता है। में ऐसा है कि मुर्गा मुर्गी सब घूमते फिरते रहते हैं, वो कोई ना कोई मुर्गा उसको मेट करता है, और उनमें ना ऐसा अलग अलग, ऐसा अभी ड्राइंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन समझो ऐसा अलग अलग पाइप सिस्टम है। तो जो मुर्गा का स्पर्म है वो यहाँ आके जमा होता है, और जैसे ही उसने अंडा रिलीज किया, वो अंडा पूरा पाइप में से ट्रैवल होता है, स्पर्म में लगता है, फर्टिलाइज होता है, आगे आता है। लेकिन अगर स्पर्म नहीं है तब भी वो अंडा बनते रहता है, और अंडा बन के निकल जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन औरत को जैसे पीरियड्स आता है कंटिन्यूसली, देखो एग्जैक्ट नहीं है पर सिस्टम वैसा है। तो अगर उसका मेटिंग हुआ है तो वो अंडा जो आया फर्टिलाइज हुआ, क्योंकि बीच में था, और वो फर्टिलाइज एग निकलता है। नहीं है तो भी अंडा निकला, क्योंकि माँ को वो एग्जैक्ट सिस्टम नहीं रहता है कि मेरे में अंदर स्पर्म है कि नहीं, वो बेचारी चलते रहती है। और कुदरत में ऐसा है कि मुर्गा मुर्गी हर जगह है, उनको क्या मालूम था कि इंसान ऐसा बंद करके रखेगा, मुर्गा दिखेगा ही नहीं, वो इंसान करता है। और मुर्गा अंडा भी फटाफट निकालने के लिए क्या करता है, उनका पूरा साइकिल होता है, 24 घंटे में या 25 घंटे में एक बार देगी। इंसान उसको ऐसा बंद कमरे में रखता है, लाइट से उसका पूरा जिंदगी कंट्रोल करता है। लाइट चालू हुआ, उसको लगता है दिन हुआ, 12 घंटे की जगह 10 घंटे में लाइट बंद, रात हो गया, तो 10 घंटे में वापस लाइट शुरू, उसका 24 घंटे का दिन 18 घंटे का कर देता है, ताकि फटाफट प्रोडक्शन होते रहे। उसका स्ट्रेस आता उस पर, तुम लोग सोए नहीं तो क्या होएगा, तो वो कंटिन्यूस 6-7 महीने का स्ट्रेस, मुर्गी पीछे के मर जाती है, फिर उसको उधर ही ग्राइंड करके दे देते हैं। अभी कुछ कुछ अंडा इनको चाहिए ना, क्योंकि अंडे का धंधा चलते रहना मांगता है, तो कुछ कुछ अंडा वो फर्टिलाइज करता है। तो समझो एक 10 लाख मुर्गी है यहाँ पर, उसमें से 10,000 मुर्गी का अंडा वो लोग फर्टिलाइज करेंगे। वो 10,000 जैसे ही अंडा निकला, उसमें से क्या निकलेगा, नर की मादा, कुछ भी 50-50। जैसे ही नर निकला, अंडा इंडस्ट्री नर का क्या करेगा, और बहुत बढ़िया। सो वो लेयर का नर जैसे ही पैदा होता है, लेयर ब्रीड का जो अंडा देती है, नर जैसे ही पैदा होता है, उसको उधर ही जिंदा जला देते हैं, उसी दिन ऐसा थैली में भरते हैं, जिंदा जला देते हैं, जिंदा गाड़ देते हैं, जिंदा पानी में डुबो देते हैं, कुचल देते हैं। व्हिडिओ पाहायचे तुम्हाला, पर इतना क्रूरता के साथ जो आता है, क्या वो नैतिक है? क्या ते वेज है? एक के पीछे अगर इतना इतना अत्याचार, इतना जन का मरना, वेज है की नॉन वेज है? सर आमचा क्वेश्चन असा होता की आपण आम्हाला सांगितलं की जे म्हणजे आपण जनावरं जे बांधून ठेवतो ते चुकीचं आहे, तर सर आपण आता समजा त्यांना सोडलं तर ते ट्रॅफिकमुळं त्यांचा ॲक्सिडेंट वगैरे होऊ शकतो, आणि त्यानंतर आता ग्रासचे मोकळे लँड पण नाही राहिले की जिथं जाऊन ते खाऊ शकतील असं, आणि ते मग त्यानंतर ते काय खाणार, प्लॅस्टिक बॅग्स वगैरे पडलेले रस्त्याच्या कडाचे, मग
सोल्युशन कसं होऊ शकतं यावर? सो उसका सवाल था ये जो सब है इनको छोड़ देंगे तो उसका क्या होएगा, बराबर ना? सो इंसान क्या कर रहा है, जैसे मैंने बताया 8 बिलियन इंसान ने 80 बिलियन जानवर पैदा किया है ना? सो अब ये पैदा कर दिया तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ख्याल रखो इनका, करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल के कल मार डाल सब, पर नया मत कर, नया बाजार से जा जाके मत खरीद। ये धंधे में और पैसा मत लगा, तू लगाएगा तो वो और नया पैदा करेगा। ये जो तेरे घर पे है अभी, ये आर्टिफिशियली पैदा हुआ है, ये धंधे के लिए पैदा हुआ है, बराबर? ये नेचुरल नहीं है। कुदरत में जहां सिर्फ 1 लाख था वहां आज हमने 1 करोड़ कर दिया है, क्योंकि हमको इससे धंधा हो रहा है। तो छोड़ दो इसको, अभी जो तुम्हारी जिम्मेदारी उसका ख्याल रखो, पर नया करना बंद करो। पर इंसान क्या करता है, जैसी स्वार्थ खत्म हुआ छोड़ देता है। वो तेरे और मेरे बोलने पे थोड़ी छोड़ रहा है, उसका जैसा कमाई खत्म होता है वो छोड़ने ही वाला है और नया लाने वाला है। और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, ये खत्म ही तब होगा जब हम सब इससे दूर हट जाएंगे और बोलेंगे नहीं चाहिए, जानवर का पदार्थ नहीं चाहिए, इसका व्यापार बंद करो, तो वो नया बनाना बंद करेगा। सो ये आज बंद करने से इमीडिएट बंद नहीं होने वाला है, लेकिन 5-6 साल बाद बंद हो जाएगा। लेकिन कदम आज उठाना पड़ेगा। और अगर तेरे में है सच में, बहुत अच्छी बात है, वो जो सड़क में कचरा खा रही उसका ध्यान रख सकते हैं, रख, मैं उससे मना नहीं कर रहा। और उसकी जगह पे दूसरा 4 खरीद के मत लाना भाई। सवाल, सांप है, वो सांप चूहे को खाता है, मुर्गी सांप को खाती है, हम मुर्गे को खाते हैं, तो वो इकोसिस्टम चलता रहता है। अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई जानवर खाना ही नहीं, तो वो इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, उनकी आबादी बढ़ सकती है और फिर वो जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। ये हमारा पहला सवाल है कि इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन रखें। दूसरा सवाल ये है कि हमने कोरोना कालावधि जो था उसमें देखा है, हमने साइंस में 9th-10th में पढ़ा था कि जो हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन्स के लिए एग्स है, मिल्क है, फिर बाकी जो भी आइटम्स है, घी है, दूध है, ये सब चीज़ें, उससे हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है और शरीर के लिए आवश्यक है। तो अगर हम ये बंद करते तो कैसे हम उसका रिप्लेसमेंट प्रोटीन का शरीर के लिए पा सकते हैं? सो फूड चेन म्हणजे काय असतं, मैंने आपको खाया, आपने उनको खाया, उसने उनको खाया, उसने उनको खाया, और अपन सब जब मरते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। प्लांट्स मिट्टी से लेता है, सूरज से रोशनी लेता है। सूरज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, मेन सोर्स एक ही, और हम सब उस पर चलते हैं। इंसान जो है, अगर आप कहते हैं हम फूड चेन का हिस्सा है, तो फूड चेन का हिस्सा में अगर कोई भी निकला तो पूरा फूड चेन हिल जाता है, बराबर? अब इंसान की वजह से कौन सा फूड चेन चल रहा है? इंसान को कौन खाता है? कोई नहीं। तो यहां पे ना आखिरी पार्ट में हमने वही बताया कि इंसान के ऊपर जितना था ना, इंसान ने उन सबको मार दिया। इंसान के नीचे जितना था उन सबको उसने खेती करना शुरू कर दिया, जमीन का भी खेती करना शुरू कर दिया उसने। जंगल काट खेती बना, पहले जंगल जितना उतना, पूरा फूड चेन उस पर डिपेंड करता था। पानी कितना है, जंगल कितना है, फल कितना है, उतना खरगोश और उतना इंसान खाता था। अभी सब अपन कंट्रोल करता है। पानी नहीं है तो इरिगेशन करके कहीं से कहीं ला, पहाड़ काटो, तो पूरा फूड चेन इज मेस्ड। वो फूड चेन जो है जंगल का, वो अब इंसान पे नहीं चलता। अब एक ही फूड चेन है, वो है इंसान का फूड चेन। हम प्रोड्यूस करते हैं, हम खाते हैं। इंसान के न होने से सब सारा जानवर खुश हो जाएगा, मरेगा कोई नहीं, सबका आबादी बढ़ जाएगा, सब खुश हो जाएगा, और हमें खाने वाला कोई नहीं है। सो वी आर रियली नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फूड चेन। हमने फूड चेन कब का बर्बाद कर दिया।
जैसी टेक्नोलॉजी आया हम फूड चेन से बाहर निकल गए। हमने बोला कि हम अपना सेट करेंगे, अपना शहर बसाएंगे, अपने शहर में पूरा सिस्टम चलाएंगे। दुकान से खरीदने का, दुकान को वहां से सप्लाई, तू वो बनाना, तू ये करना। तो ये फूड चेन में हम आते ही नहीं है सर। तो हमारे ऊपर जितना है उन सबको हमने मार दिया। शेर, चीता, भालू सब एक्सटिंक्ट। हमारे नीचे जितने हैं उनकी भी आबादी खत्म हो जाएगी, सच बात है, लेकिन हम उनको उगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको खाना है। वो नेचुरल जी ही नहीं रहे हैं। जो 30 करोड़ गाय है उसमें से 29 करोड़ तो हम ही उगा रहे हैं, उगा के मुर्गी हम उगा रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं अगर तुमको एतराज है कि ईद में हम इतने जानवर काट देते तो बताओ इतने जानवर कहां से आए। अरे तूने उगाया, पीछे वो 4 जन उगाने का काम कर रहा है, ये 4 जन काटने का काम कर रहा है, ये 4 जन खाने का काम कर रहा है। सो फूड चेन रहा ही नहीं सर, अभी खाली इंसान का स्वार्थी सिस्टम रहा। आपका एक और क्वेश्चन था। हेलो, मेरा नाम राजेश तिवारी, पुणे से हूँ मैं, पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ खुद ही। जनरली सवाल ये आता है कि हम लोग प्लांट मतलब अगर मांस नहीं खा रहे हैं या कोई दूध नहीं पी रहा है, घी नहीं खा रहा है, मक्खन नहीं खा रहा है, तो उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। अभी हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लंच कर लिया आज, है ना। और जितने भी लोग जिम जाते हैं जिनको प्रोटीन का सवाल होता है, उनको एक चीज़ होती है कि हम मील्स डिवाइड करते हैं। अगर मान लो मेरा 80 ग्राम 100 ग्राम का मील का रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, तो हम उसको 20 करके 5 मील में ख़त्म कर देंगे। तो आज जो हमने एक बेसिक सी थाली खाई, सब लोगों ने खाना बराबर ही खाया होगा, है ना, लगभग। वो जो थाली थी, अगर एकदम मीडियम कोई एक आदमी खाए तो उसमें हम लोगों ने चने खाए, ठीक है, छोले जिसको कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसमें मोट खाई हुई है, स्प्राउट्स हम लोगों ने खाए। हम लोगों ने टोफू खाया, टोफू सोया से बनता है। जितने भी जानवर जितनों को बड़ा किया जाता है उनको वही खिलाया जाता है आखिर। वो जो एक थाली हमने खाई उसमें लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन हमें एक मील से मिल गया। अभी जितने लोगों ने हमने यहाँ से खाना खाया, जिन्होंने एक बार लिया और सिर्फ एक ही बार लिया, जिसने 2 बार लिया उसको 50 मिला है, उसको ज़्यादा मिला होगा पक्का। ये इतना हेल्दी हमारा खाना था आज का। एनिमल प्रोडक्ट्स में एक और चीज़ होती है, एक पैकेज होता है। कभी भी आप कोई खाना खाते हैं तो उसमें पैकेज मिलता है। आपने दूध लिया तो उसमें प्रोटीन तो मिलेगा, पनीर में प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन साथ में मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। अब बड़ी से बड़ी बीमारी जो आज हमको हो रही है, वो डायबिटीज़ हो, वो हार्ट अटैक हो, वो हमको हो रहा है कोलेस्ट्रॉल के कारण। और हम सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जहाँ से आ रहा है वो सोर्स नहीं बंद कर रहे। हमने कोलेस्ट्रॉल लिया और दवाई ली, हमने खुद ही मर्ज डाला, खुद ही इलाज भी किया। उससे बेहतर है कि यदि आप प्लांट से कोई भी जब प्रोटीन सोर्स लेते हैं, जैसे सोया से ले लिया आपने, तो इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब और भी सारे फैक्टर्स हैं। अब जानवर जो इतना बड़ा हो जाता है, हमने चिकन को बड़े होते देखा, बकरी को बड़े होते देखा। सर जब से बता रहे हैं कि उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है, बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है, जितने भी दुनिया भर के दाने, जितना दुनिया भर का अनाज होता है सब उनको ला करके दिया, जबकि वो खाने के लिए नहीं बने, घास चरने के लिए बने बस। लेकिन हमने उन्हें अच्छा खाना खिलाया और फिर हम उनको खा रहे हैं। सोच करके देखें, मेरे को भी जब मैं दूध खीर खाता था तो मुझे खीर बड़ी पसंद थी, और आज मैं नहीं खाता हूँ खीर वगैरह, लेकिन अब याद करके देखा है तो सिर्फ स्वाद है वो थोड़ी देर का। सो हम प्रोटीन के लिए या और किसी चीज़ के लिए नहीं खा रहे थे कोई भी चीज़। एट दी एंड मेरा जो उसमें अभी भी कोई अच्छी चीज़ का नाम ले तो लार आने लगती है। तो वो मेजर कारण होता है कि हम लोग क्यों खा रहे हैं। प्रोटीन बहाना है। और देखो आज मार्केट में जब इंडस्ट्री में उतरते हैं तो समझ में आता है, प्रोटीन का हर रोज शायद 2 से 4 नए ब्रांड खुल करके आ रहे हैं। जिम के बाजू में 2-3 प्रोटीन के डब्बों की दुकान ना हो, ये हो नहीं सकता। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सारा पैसा उस पर लगा हुआ है, बहुत सारी मार्केटिंग करी हुई है। इसलिए जिम में कोई जाए, वर्कआउट करे ना करे, उसको प्रोटीन का डब्बा पहले थमाया जाता है। तो वो ब्रांडिंग है एक तरीके से। बस फिट रहने के लिए आपको प्लांट बेस से बहुत अच्छा प्रोटीन, बहुत क्वालिटी प्रोटीन आसानी से मिल सकता है। सो प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब ओवर सेल है, और ये सब एग्जैक्टली सेल होता है ये एनिमल इंडस्ट्री से, दूध से। जैसे दूध में कैल्शियम, दूध इतना दिमाग में चढ़ा हुआ है कि लोगों को लगता है कि दूध नहीं पियोगे तो बिना कैल्शियम के मर जाओगे। तिल आता है, तिल का लड्डू, उसमें कैल्शियम इतना ठूसा हुआ है, एक लड्डू खाओ बहुत है,
छोटा वाला, उतना है उसमें कैल्शियम। तो कैल्शियम इज अ मिनरल विच इज फाउंड इन द सॉइल, जमीन में होता है, तो सारे पौधे उसको लेते हैं। सो कैल्शियम इज वेरी इजीली टेकन। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन आपका तब तकलीफ हो जाता है जब आपके शरीर में विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम का किसी को इश्यू नहीं है। ये भी सब बातें जो बोलते हैं घी का, घी इज 66% सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक नहीं, 10 डॉक्टर्स हैं, 10 रिसर्च है, साइंटिफिक पीयर स्टडी। पीयर स्टडी का मतलब होता है, देखिए एक स्टडी होता है मेरा धंधा ही घी का है और मैंने अपना स्टडी करके बताया देखो घी के फायदे। दूसरा मैंने इसको पैसे देके बोला चल तू स्टडी कर और बता घी कितना मस्त है, तो रिजल्ट पहले से तय है और मैंने इसको पैसे दिए वही बताने के लिए। पीयर स्टडी का मतलब होता है एक स्टडी किया जाता है और मेरे ही जैसे साइंटिस्ट दुनिया भर के उसको डबल चेक करते हैं। दो स्टडीज आर ऑथेंटिक, क्योंकि जो बायस नहीं है वो चेक करते हैं। तो ऐसे एक नहीं 50 पीयर स्टडी हैं जो बताते हैं कि कैल्शियम सब जगह पर है। प्रोटीन सारे वेजिटेबल्स में है, सारे सारे वनस्पति में है, सारे कम ज्यादा मात्रा में है। फ्रूट्स खाया, 50 चीज खाते हम पूरे दिन में अलग अलग, तो शरीर को जहां से जो मांगता है वो ले लेता है। ऐसे थोड़ी कि बस इतना प्रोटीन है इतना ही मैं ले सकता और कुछ नहीं करेगा। शरीर बहुत स्मार्ट है। इन द स्टमक, इन द गट्स देयर इज एमिनो एसिड पूल। प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से और एमिनो एसिड पूल इन योर गट्स, तो वो सब कुछ वहां रखता है, जैसे जरूरत है वैसे इस्तेमाल करता है। सो शायद ही ऐसा कोई आदमी है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से मरा हो, शायद ही। लेकिन ये सिर्फ मार्केटिंग है कि दूध पियो, वे लो, बहुत प्रोटीन है। उससे कहीं ज्यादा प्रोटीन सोया में है। सोया न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स में 100 ग्राम में 40 से 50 ग्राम प्रोटीन है। सस्ता, कितना खाना है खाओ और जुलाब करो, उतना प्रोटीन है। लेकिन वो जिम वाला बेचेगा तो क्या कमाएगा, क्या कमीशन उस पे, क्या बोलेगा जा 20 रुपए का सोया खरीद, उसको क्या मिलने वाला है। तो ये दुनिया भर का मार्केटिंग होता है। बहुत ही कम लोग हैं जिनको सोया का एलर्जी होता। आप सोया न लें, लेकिन वो बहुत ही कम लोग हैं। उल्टा ज्यादातर हर किसी को दूध का एलर्जी है। गूगल सर्च मार, हमको पता नहीं है ये बात। इंडिया में 66% लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट है। टॉलरेंट, लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज दूध में शुगर है जो आपको हजम नहीं होता है। क्यों हजम होगा बाबा? होना भी नहीं चाहिए। छोटा बच्चा लैक्टोज हजम कर लेता है क्योंकि वो सिर्फ दूध पीता है। दूध पीना बंद हुआ तो शरीर लैक्टेस एंजाइम प्रोड्यूस करना बंद करता है, बोलता है जरूरत ही नहीं क्यों बनाऊं। लेकिन फिर भी आप दूध पिए जा रहे हो तो शरीर को तकलीफ होगा ही। एक्नी हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। तो एक नहीं आपको 50 स्टडी मिलेगा लैक्टोज इंटॉलरेंट। और ये भी देख लेना, अभी इंडिया में कितने लोग घी लेते हैं, कितने लोग दिल की बीमारी से बैठे हैं, कितने लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं। इन सब को पूछो घी खाया था, दबा के खाया था, यहां क्या कर रहा है? तो ये सिर्फ एक मान्यता है जिसको किसी ने चेक नहीं किया। ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो बताता है यस इट हेल्प्स। थोड़े में सब कुछ चलता है, पर जिस तरह से हम ले रहे हैं वो पागलपन है। और ये बात कि घी खाओगे तो हड्डी में, अरे घी के सीधा हड्डी में जाता है क्या? घी आप खाते हो, शरीर उसको पूरा तोड़ता है ना। ऐसे थोड़ी कि आपने लेके उधर ही सेम जॉइंट पे डाला। तो ये सब मान्यता है जो कोई चैलेंज नहीं करता, तो वो बस चले आ रहा है। मोस्टली कहीं कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं जैसे कोई शादी में तो पनीर की भाजी रहती है, तो वो भी दूध से बनाई होती है। तो ऐसी जगह हम क्या कर सकते हैं? कितना यहाँ पे मजबूत हिंदू लोग हैं? हिंदू
अभी तुम्हारा किस्मत था कि नहीं पता नहीं, मैं दुबई में था, कुवैत में था, वहाँ पे पार्टी में बड़े का गोश्त लगा हुआ है, बिरयानी है, कैसे अवॉइड करने का? उधर 8 डिश पड़ा है, उसमें से 6 वही है, क्या करने का? क्यों क्यों? नहीं, क्यों नहीं खाने का? क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रांग मानना है कि ये नहीं खा सकते, बराबर? एकदम स्ट्रांग मानना है। और अगर एकदम स्ट्रांग मानना है तो पार्टी में हो, इंद्रलोक में हो, किधर भी हो, खाओगे? तो अगर ये आपका स्ट्रांग बिलीफ है, ऐसी फैशन है, तो आता है कि अब क्या करूं मैं। लेकिन अगर स्ट्रांग बिलीफ है ना, तो ना। मेरे दिमाग में जब मैं डेयरी देखता हूं तो मैं अत्याचार देखता हूं, शोषण देखता हूं, वो बेचारी गाय मां को मारते हुए देखता हूं, काटते हुए देखता हूं, तो वो मैं कैसे खाऊं या कैसे अवॉइड, वो सवाल ही नहीं आता। तो इसके लिए बोलते हैं ये जो चॉइस ले रहे हो, नैतिक है कि ऐसी फैशन है? जैसे साहब ने बोला नैतिक, तो अगर नैतिक है तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर ये ग्रुप में बैठा, सबने प्रेशर डाला, ओके पापा मैं भी बंद करता है, तो वो तुम लोग सोचेगा भी मैं कैसे अवॉइड करूं, कोई नहीं देख रहे तो एक चम्मच लू किया, तो तसा असतं। तो इधर से आवाज आया और इधर लगा गलत, तो वो सवाल ही नहीं उठता। चाय नहीं पियेंगे तो दिन थोड़ा सा बोर जाएगा, सब मानते हैं? ऐसा बोला जाता है ऑफिस में कि सुबह चाय नहीं पियेंगे या हम 2 टाइम चाय पीते हैं। ऐसा किसी सुना है कि हमें चाय नहीं पिए तो थोड़ा सा मूड नहीं होता है? तो सर ये सही है क्या? चाय का बात, चाय कॉफी, किसी किसी के लिए शराब एक लत है। अभी कोई बोलता है शाम को एक पैग नहीं मारा तो शाम शुरू ही नहीं होता है, तो क्या करने का? तो ये एक आदत है, ये शरीर का जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। सो आदत तोड़ना है, तोड़ो। पर अगर आपको चाय का आदत है तो काला चाय पियो ना बाबा, काला कॉफी पियो। और अगर उसमें सफेद कुछ डालना ही है तो सोया मिल्क डाल लो, आमंड डाल लो, काजू डाल लो, बादाम का डाल लो, मूंगफली का डाल लो, चावल का डाल लो, 50 चीज़ है। मेरे को सोय पसंद आता है, शायद उनको आमंड पसंद आए, शायद इसको काजू का पसंद आए, तो आपको जो पसंद है वो आप मिक्स करके लो। लेकिन अगर आदत जो तुम पे हावी हो रहा है तोड़ सको तो सबसे बड़ी बात, बराबर, तोड़ दो। सर तो मेरा सवाल ये है कि हम होम्योपैथी मेडिसिन है, उसमें जो गोलियां बनती है वो गोट के मिल्क से बनती है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव हम नहीं कर सकते? अभी हमने देखा कि दूध के लिए हम सोया दूध बना सकते हैं या फिर ये ग्राउंडनट से उससे बना सकते हैं, तो इसके लिए अल्टरनेटिव नहीं, तो इसके लिए हमें गोट का मिल्क यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है होम्योपैथी पे, पर मैं जो मेरा फैक्ट है वो बता देता हूं। बहुत सारा लोगों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है होम्योपैथी, सबसे बड़ा फ्रॉड होम्योपैथी। इट कैन नॉट प्रूव एनी रिजल्ट्स, वो खाली विश्वास पे चलता है। दवा कैसे होता है? 4 जन का सर दुख रहा है, सेराडोन दिया, 3 जन का सर ठीक हुआ, एक का शायद दूसरा कुछ है। होम्योपैथी 10 आदमी बोले सर दुख रहा है, 10 को दे, कुछ नहीं होता है। वो 6 महीना खाओ तो जाके सर दर्द कम होगा। 6 महीने में अपने आप से हुआ, कुदरत से हुआ, क्या हुआ भगवान जाने। तो वो होम्योपैथी कैन नेवर प्रूव इटसेल्फ। कोई भी साइंटिफिक स्टडी में होम्योपैथी कैन नेवर प्रूव इटसेल्फ कि ये मेरा दवा लो ये ठीक होएगा। वो बिलीफ सिस्टम पे चलता है, मैटर ऑफ है। लेकिन सुन लो,
होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाओ, गया कभी? बहुत बढ़िया, लेकिन सुनो कैसे करते हैं। दूसरा डॉक्टर के पास जाओ, गेले डॉक्टर के पास आपण, सर मेरे को अरे काय झालंय ते पटकन सांग, पेशंट बसलाय तिकडे, ते रामायण कोसू नये काय खासतोय, हा तोंड उघड, अच्छा चल। उसको मालूम है क्या बीमारी चालू है और वो वैसा दवा दे देता है। होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओ, वो 1 घंटा बैठेगा तुम्हारे साथ, माँ कैसी है, माँ का माँ किधर की है, रात को सपना क्या आता है, हाँ खांसी आता है क्या, कितना बार, इतना सवाल पूछेगा, तुमको लगा अरे इतना तो मेरा किसी ने नहीं पूछा, कितना डिटेल में सब घुस गया। सो वो मेक बिलीव, मेक्स यू फील गुड, इतना तो मेरा औरत ने नहीं पूछा, आदमी ने नहीं पूछा, इतना डिटेल में, उतना डिटेल में वो डॉक्टर आपसे सब इंक्वायरी निकालता है। और वो जनरली उसको ऐसा बोलता है, दे गिव यू शुगर पिल्स, शुगर पिल, शक्कर का गोली देता है, बोलता है जा खुश हो जा, 6 महीना खा बढ़िया हो जाएगा। तो होम्योपैथी कैन नॉट बी प्रूवन, इट इज नॉट प्रूवन। और अगर आप गूगल सर्च भी मारोगे तो आपको मिल जाएगा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रॉड, होम्योपैथी कैन नेवर बी प्रूव। तो होम्योपैथी के बारे में मेरा वो है। बचपन में मेरे को बहुत सर्दी खांसी होता था, तो मेरे को भी होम्योपैथी के पास गया था। वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल चला, सब चला गया। अब जैसा बच्चा बड़ा होता है, उसका इम्यूनिटी अच्छा होता है, वो जाता ही है। क्रेडिट होम्योपैथी को मिला। सो होम्योपैथी के बारे में मेरा वो है। बट कमिंग बैक टू दिस, वीगनवाद का डेफिनेशन जो है बड़ा सिंपल है। अजीत सुन, वीगनवाद का बड़ा सिंपल डेफिनेशन जो मैं बोलता हूं, अपने जीने और खाने के लिए जहां तक हो सके किसी भी पशु का शोषण न करें, जहां तक हो सके, अनलेस आपकी जान पे बनाए। अपने जीने और खाने के लिए किसी भी पशु का शोषण न करें, जहां तक हो सके, अनलेस आपके जान पे बनाए। सो अगर सच में जान की बात आ गई आपकी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो अपना जान का संरक्षण कर लो। सो वीगनिज्म, देखो वीगनिज्म एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बाबा, तू क्रॉस किया तो फांसी। ये एक लाइफस्टाइल है, ये आप एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत मानते हो कि मैं अच्छा आदमी बनूंगा, मैं जहां तक हो सके शोषण नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके जान पे बना है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वही एक है। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा है स्ट्रेप्सिल से, तो खा लेना भाई, वैसा। सो दैट इज वीगनिज्म। वीगनिज्म इज नॉट अ कट्टरवाद, तू कैसा गया उधर, सर से धड़ अलग। अच्छा ही है, अच्छे इंसान बनो, नेक बनो। सो होम्योपैथी के बारे में किसी को बुरा लगा हो, आई एम सॉरी, पर आप खुद अपना रिसर्च करना, और देखना। रिवीजन करेंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-15 मिनट और मुझे बताते जाना आप लोग कि आपका फेवरेट पॉइंट आज क्या था, यहाँ से क्या लेके जा रहे हो, हाँ उस पर बात करते हैं। म्हणजे जे जनावरांवरती अत्याचार वगैरे ते होतात, त्याच्यावरून वाटलं की यार हे खूप वाईट होतं वगैरे, असं तसं, असं व्हायला नाही पाहिजे, सगळं बंद झालं पाहिजे। आपण पहिल्यापासून ट्रॅडिशन, परंपरेला धरून आलेलो आहोत की काही गोष्टी अशा आहेत की त्या आपण स्वीकारल्यात, पण त्याचा आपण एकदम मुळापर्यंत जाऊन ते आपण आता शिकलो। कारण ज्या वेळेला आपण ते स्वीकारलं त्यावेळेस आपल्याला काही समज नव्हती त्याची, पण आता त्याची समज आलेली आहे, तर आपण त्याचा डीप स्टडी करून त्या खरंच स्वीकारले पाहिजे की नाही स्वीकारले पाहिजे हे आपण एकदा बघितलं पाहिजे। मतलब मैं जैन हूँ, हमें तो नॉनवेज मतलब अलाउड ही नहीं है घर में, एक भी कुछ भी अलाउड नहीं। तो हमें लगता था कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वही हमारा मेन सोर्स है, सबसे जो प्रोटीन रहा, कुछ भी अगर कुछ होता है, या मैं तो वीक है इसलिए मैं तो पनीर करीब से एक वीक में 2 से 4 बार तो पनीर खाता ही था। पर अभी सोयाबीन है, उसका जो खाने में जो प्रमाण है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब लोगों का जो विचार है, ये सुन के मुझे होप मिलता है कि शायद कभी होगा कि सब कोई भी मीट नहीं खाएगा और वेजिटेरियन बनेंगे, सब वीगन बनेंगे। बीइंग अ जैन, आई वाज इन दैट भ्रम कि मैं किसी एनिमल को हार्म नहीं कर रहा हूँ,
किसी को कुछ मेरे वजह से तकलीफ नहीं है, पर आज जो पता चला कि डेयरी के वजह से भी काउस बफेलोज को तकलीफ हो रही है, हानि हो रही है, तो इससे एक सीखने को मिलता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी कम करने पडेंगे या बंदी करने पडेंगे. मित्रांनो, माझा सगळ्यात आवडता पदार्थ आहे दूध. मी दररोज दूध पितो नाही का, पण मला माहीत नव्हतं दूध गाईचं दूध न प्यायलं पाहिजे नाही का. पण आता ह्या कार्यक्रमाच्या उद्देशातून मी समजून घेतलं आहे का ते दूध आपल्यासाठी नाही आहे नाही का. आपण जे दुधाचे पदार्थ खातो ते टाळायचे इथून पुढं. आता म्हणजे आपण जे दुधाचे पदार्थ खातो त्याच्यापासून पण त्यांना हानी आहे जनावरांना. जुड़े रहना है, हमसे जुड़े रहना है. आप लोगों को सीखते जाना है, पूछते जाना है. जितना सवाल करोगे उतना आपकी जिज्ञासा का प्रमाण है. और इंसान के प्रमाण क्या है? वो इंसान है कि वो जिज्ञासा करता है, वो सवाल करता है. राइट? आपको सवाल करते रहना है, कहीं पे भी अटकना नहीं है. हम लोग आपके साथ में है. ठीक है. कसं असतं की दोन प्रकारचे लोक आपण बनतो जनरली, की बाबा मी विगन झालो, आता कसं की मी खात नाही काही, मी कुणाला काही सांगत नाही पण मी खात नाही. एक या टाईपचे असतात. आणि दुसऱ्या टाईपचे मग आपण त्यांना म्हणतो ॲक्टिव्हिस्ट, है ना, की ते दुसऱ्यांना सुद्धा सांगतात. जसं की इमॅजिन करा की आज दर्शना मॅम, विघ्नेश सरांनी आपल्या सर्वांना कुणाला सांगितलंच नसतं तर आपल्याला माहिती पडलं असतं का? हे नाही, बरोबर. तसंच आम्ही आता असं नाही म्हणत आहे की तुम्ही लगेच बिलकुल विगन आजच्या आज व्हा आणि बिलकुल उद्यापासून करा. तुम्ही जसं विघ्नेश सरांनी म्हटलं ना की सगळं पहिले याच्यावरती विश्वास नका ठेवू, सगळं स्वतः रिसर्च करा, सगळं पहा की दुधामुळे काही खरंच आपलं बिघडते का, आपण जर काही खाल्लं पिल्लं नाही तर, मांसामुळे काही होतं का, प्रोटीनची खरंच डेफिशियन्सी होते का, हे सगळं तुम्ही रिसर्च करा. आणि त्यानंतर जर कन्व्हिन्स झाले तर हे मग आपलं एका प्रकारे कर्तव्य बनते की आपण दुसऱ्यांनाही सांगू शकतो. ॲटलिस्ट आपले मित्र असतात, परिवारामध्ये जनरली कसं राहते की बऱ्याच वेळा ऐकतात, नाही ऐकत, पण कसं आपण मित्रांना सांगू शकतो. आणि तेवढंही नाही तर मग कसं आपण कोणालाही, आता जसं की माझ्या ओळखीचे तुम्ही नाही आहात, पण कसं की मी एक तुमच्यामध्ये बघतो की हो बाबा हे लोकही आले, पूर्ण दिवस बसतायत, तर तुम्हाला सांगतोय. तसंच जर कोणी दिसला, त्याला आपण रिसेप्टिव्ह पर्सन म्हणतो, बरोबर. तसं कोणी रिसेप्टिव्ह जर दिसलं तर मग आपण त्यांना सुद्धा सांगू शकतो. राइट? सबका अपना अपना सफर होता है. ये जो हम करते हैं इसको बोलते हैं एक सीड बोना, प्लांट अ सीड. हमने आपके मन में कुछ बातें डाली, कुछ सच्चाई बताई जो आपको नहीं पता था. अब इसके आगे कैसे सफर करना ये आप पर है. कितने तेजी से करोगे, कितना ज्यादा करोगे, कितनी गहराई से करोगे, ये सब आप तय करोगे. ठीक है. आपकी खुशकिस्मती ये कि यू हैव अस, आपके पास हम सारे लोग हैं सपोर्ट के लिए. आपके साथ अहमदनगर में दर्शना है, ग्रुप होगा, ग्रुप में आप लोग सब हो ना, एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने, तो वहाँ पे हम सब हैं. तो आप उस ग्रुप में भी कुछ पूछ सकते हो, कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो. ठीक है. वहाँ पे भी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे. जैसे आपका काम जानकारी बढ़ेगा, आपको दूसरे ग्रुप से जुड़ना है इंडिया में, हम वहाँ पे भी आपको जोड़ेंगे. आप लोगों को अगर आज के तारीख में अच्छा लगा, अगर आज जो आपने सीखा वो आपको अच्छा लगा, और अगर आप वीगनवाद के लिए काम करना चाहते हो, जैसे निखिल ने बताया कि देखो मैं अच्छा आदमी बन गया, पर बात वहाँ तक ख़त्म नहीं होती है क्योंकि अत्याचार चलते रहता. सो जब तक मैं और 4 लोगों को न बताऊं, आप में से कुछ लोग न बदलें, तब तक वो अत्याचार कम नहीं होगा. बराबर. इंसान की आबादी तो बढ़ते जा रही है ना. सो हम भी चाहेंगे कि कल आप भी कुछ करें, छोटा मोटा अपनी ओर से. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे सेशन लो, 4 आदमी को बताओ, 4 आदमी को इंट्रोड्यूस करो, अगली बार कुछ ऐसा सेशन हो तो उनको ले आओ, या कुछ नहीं तो ग्रुप में ज्वाइन कराओ, या कुछ वीडियोस दिखा दो. सो अपने लेवल से छोटा मोटा जरूर करना, हम आपका साथ देते रहेंगे. ठीक है. कोई सवाल मेरे से? पैकअप करें. We came to know about various things like what the animals are facing because of that swarthiness of human beings. तो आज मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि पशु भी एक मानव जाति का हिस्सा है, हम भी एक पशु ही थे. तो इसके आगे मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया है कि मैं तो मांस वो नहीं खाऊंगा और
पशु के रिगार्डिंग भले ही मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं इसके आगे कुछ नहीं करूँगा। और सबसे अच्छी बात ये सीखा है कि मैं अभी पशु भी अपने जैसे उन पे कोई अत्याचार होते हो उसको रोक लगाऊंगा। मेरे से हो सके तो मैं कोई पशु पे अत्याचार नाही करूँगा। पहिल्यापासून आपल्याला काही माहीतच नव्हतं की अरे या आपल्याला इतक्यापासून आपली जे आपण खातो त्याच्यापासून हानिकारक आहे आपल्याला पण। ये हमें पहले कभी भी पता नहीं था कि दूध के पदार्थ और दूध से इतनी हानि होती है गाय को या कुछ दूसरे एनिमल्स के लिए। की जसं की आपण प्राण्यांना क्रूरतेने मारतो, ते प्राण्यांना क्रूरतेने मारून आपण त्यांचं मांस खातो, तर हे चांगली गोष्ट नाही आहे। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने नॉन वीगन्स को ये समझाया कि क्या कारण है हमें वीगन बनने का और कितने सारे दुख से एक जानवर आज हमारी चॉइसेस के कारण जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम वीगन्स को भी सीखने के लिए मिली और हमेशा मिलती रहेंगी। एंड आई विश YV केयर टीम बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट।